प्रथम वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी रसायन विज्ञान की कक्षा में फिजिकल केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम वैद्युत परासरण के बारे में अध्ययन करेंगे। वैद्युत परासरण, इसको अंतः परासरण के नाम से भी जाना जाता है। इसे र्यूस एंड पोरेट नामक वैज्ञानिक ने खोजा था सबसे पहले। वैद्युत परासरण का अध्ययन करने के लिए आपको स्क्रीन पर एक उपकरण दिखाया गया है। इस उपकरण में एक केंद्रीय कक्ष होता है। इस केंद्रीय कक्ष के अंदर कोलाइड विलयन लिया जाता है, जो जल से भरे कक्ष ए और बी में अपोहन झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली M1 और M2 के द्वारा पृथक है। कक्ष ए में एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और कक्ष बी में एक ऋण इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है। ए तथा बी कक्षों को क्रमशः एक साइड ट्यूब्स D1 और D2 के द्वारा जोड़ा जाता है। चूंकि झिल्लियों के कारण कोलाइड कणों की गति रुकी हुई रहती है, जैसे ही हम इन पर इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर लगाते हैं तो ए एवं बी कणों में केवल जल ही चलायमान होता है। यदि कोलाइडी कण धन आवेशित हों तो जल ऋण आवेशित होगा। ऐसी स्थिति में जल एनोड की तरफ गति करता है। इसके परिणाम स्वरूप जो ट्यूब है उसके अंदर D1 का जल स्तर बढ़ जाएगा और D2 का जल स्तर वहीं का वहीं रहेगा। इसके विपरीत कोलाइड कणों पर यदि ऋणावेश होगा तो जल स्तर पर धनावेश होगा और इस स्थिति में जो D2 ट्यूब है उसके अंदर जल का स्तर ऊपर उठेगा। तो दोनों जल के स्तरों में अंतर D1 माइनस D2 H के बराबर होगा और D1 माइनस D2 इजिकल टू H, और हम जानते हैं दाब ज्ञात करने का सूत्र होता है P इजिकल टू H D और G, और D का मान हम दोनों ट्यूब में जल के लेवल के अंतर को माइनस करके निकाल सकते हैं और इस तरह से हम परासरण दाब की गणना कर लेते हैं। अब हम वैद्युत परासरण की एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं या इनके अनुप्रयोगों के बारे में बात करते हैं। वैद्युत परासरण के अनुप्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण है शुद्ध कोलाइड निर्माण में। इनका वैद्युत परासरण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग शुद्ध कोलाइड को बनाने के लिए होता है। दूसरा है पीट एवं क्ले के शुष्कन में। तो इनकी जो ड्राइंग है या इनको सूखा करने के लिए, यानी क्ले यानी जो मिट्टी होती है जिनसे बर्तन बनाए जाते हैं, और पीट जो है वो कोयला है। इन दोनों के शुष्कन में इस वैद्युत परासरण विधि का उपयोग होता है। तीसरा है चर्म शोधन में या टैनिन में, और उच्च स्तर पर ग्लू बनाने के या फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले इमल्शन को बनाने के लिए जिलेटिन के निर्माण में भी वैद्युत परासरण की विधि का उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं हार्डी एंड शुल्ट्ज के नियम की या हार्डी शुल्ट्ज लॉ की बात करते हैं। वैद्युत अपघट्यों के द्वारा कोलाइड विलयनों के स्कंदन के संबंध में ये अत्यंत उपयोगी नियम है। कोलाइड कण अपने विपरीत आयन से स्कंदित होते हैं, यानी उनका जो कोलाइड कणों का कोएगुलेशन अपने से अपोजिट साइड के आयन से होता है। यानी कोलाइड कण यदि ऋणावेशित हैं तो धनावेशित आयन से स्कंदित होंगे या कोएगुलेट होंगे, और यदि कोलाइड कण धनावेशित हैं तो ऋणावेशित आयन से कोएगुलेट होंगे। तो ये वाला आयन जो कि कोलाइड कण को कोएगुलेट कर देता है उसको हम सक्रिय आयन कहते हैं। किसी भी सक्रिय आयन की जितनी ज़्यादा संयोजकता होगी वह उतना ही ज़्यादा प्रभावी होगा। अर्थात कोई यदि 3+ चार्ज वाला आयन है तो वो 2+ और 1+ चार्ज वाले आयन की तुलना में ज़्यादा प्रभावी होगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड का सॉल है। यदि उसमें एल्यूमिनियम का सक्रिय आयन डाला जाए तो वो सबसे ज़्यादा सक्रिय होगा, परंतु यदि सोडियम का सक्रिय आयन होता है तो वो कम सक्रिय होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम में +3 पॉजिटिव चार्ज है और सोडियम पर +1 पॉजिटिव चार्ज है। तो कोलाइड कण अपने विपरीत आयन से स्कंदित हो जाते हैं और उस आयन को हम क्या कहते हैं? सक्रिय आयन कहते हैं। ये है हार्डी एंड शुल्ट्ज का नियम।
और उस सक्रिय आयन की, जैसे कोई धनावेशित सॉल है, उस धनावेशित सॉल में यदि ऋणायनों का सामर्थ्य का क्रम देखा जाएगा तो 3- चार्ज फॉस्फेट पर होता है, उसका सामर्थ्य सबसे ज़्यादा होगा, सल्फेट का उससे कम होगा, इस पर -2 चार्ज है, और क्लोराइड का सबसे कम होगा। तो ये हार्डी एंड शुल्ज का नियम है। अब हम बात करते हैं रक्षक संख्या या गोल्ड नंबर की। रक्षक या स्वर्ण संख्या, इसको हम गोल्ड नंबर भी कहते हैं और इसको हम स्वर्ण रक्षक संख्या भी कहते हैं। तो हमने देखा कि सोने, अभी तक हमने आपको बताया कि सोना है, चांदी है, इन सभी धातुओं के जो कोलाइड होते हैं वो कैसे कोलाइड होते हैं? द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं। और द्रव विरोधी कोलाइड में यदि विद्युत अपघट्य की मात्रा थोड़ी सी भी मिला दी जाती है तो वो अवक्षेपित हो जाते हैं। यदि विद्युत अपघट्य मिलाने से पहले द्रव स्नेही कोलाइड जैसे स्टार्च, जिलेटिन या एल्ब्यूमिन मिला दिया जाए तो द्रव विरोधी कोलाइड के अवक्षेपण को रोका जा सकता है। इसका उदाहरण लेते हैं। यदि स्वर्ण सॉल में थोड़ा सा जिलेटिन मिला दिया जाए तो वह विद्युत अपघट्य सोडियम क्लोराइड मिलाने पर भी स्कंदित नहीं होता, क्योंकि जिलेटिन इन कोलाइड कणों पर रक्षण का आवरण चढ़ा लेता है और इसलिए कोलाइड कण अवक्षेपित नहीं होते हैं। तो जिग्मोंडी ने इस गोल्ड नंबर को बताया था। तो जिग्मोंडी ने कहा कि रक्षक कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा जो 10% सोडियम क्लोराइड विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन के द्वारा स्वर्ण के 10 सेंटीमीटर क्यूब कोलाइड में होने वाले स्कंदन को रोक सके, वो संरक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहलाती है। यानी गोल्ड नंबर क्या होगा कि वो जो है प्रोटेक्टिव कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10% सोडियम क्लोराइड के 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन द्वारा गोल्ड के 10 सेंटीमीटर कोलाइड में होने वाले कोएगुलेशन को रोक सके। इसको वो संरक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या कहते हैं। स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी, कोलाइड की संरक्षित जो शक्ति है वो उतनी ज़्यादा होती है। जैसे आपके स्क्रीन पर कुछ कोलाइड संख्या की स्वर्ण संख्या आपको दिखाई दे रही है या गोल्ड नंबर दिखाई दे रहा है। गोल्ड नंबर जैसे हीमोग्लोबिन के लिए होता है 0.032.07, स्टार्च के लिए है 15 to 25, जिलेटिन के लिए है 0.0005 to 0.01, एग एल्ब्यूमिन एग के लिए है 0.15 to 0.25 और गोंद और बबूल आदि गम जो है उनके लिए 0.10 to 0.15 होता है। सोडियम ऑलिएट के लिए ये 0.4 होता है। इन सबको यदि आप देखें तो हम देखते हैं कि जिलेटिन की संरक्षित क्षमता जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, जबकि स्टार्च की सबसे कम है। और यहाँ पर आप देखिए कि हीमोग्लोबिन के लिए जो गोल्ड नंबर का मान है वो अत्यंत कम है। और इसी कारण से यदि गोल्ड में अपने हीमोग्लोबिन में इम्प्योरिटी यदि थोड़ी मोड़ी मिलती हैं 19-20, तो उसका जो है हमारे बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर प्रभाव नहीं पड़ता है और वो उन कोलाइडों के साथ वो जो इम्प्योरिटीज़ आती हैं उनके साथ वो अवक्षेपित सरलता से नहीं होता और इसीलिए लाइफ जो है वो लंबी चलती है। तो गोल्ड नंबर जितना कम होगा, कोलाइड की जो संरक्षण की क्षमता है, वो जो कोलाइड की कोएगुलेशन की कैपेसिटी उतनी ही कम होगी और उस कोलाइड की लाइफ उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये रक्त प्रोटीन की रक्षक क्रिया के फलस्वरूप ही रक्त अत्यधिक निलंबित पदार्थों को अपने अंदर रख पाता है और वो कोएगुलेट नहीं होता है। अन्य रक्त सीरम से ये संभव नहीं है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो भगवान ने इतना सोच समझकर बायोलॉजिकल सिस्टम को बनाया है कि वो लंबे समय तक जो है वो सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता है।
अब हम कोलाइड कणों पर उपस्थित आवेश के उद्गम की बात करते हैं। द ओरिजिन ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइड कणों पर उपस्थित विद्युत आवेश की उपस्थिति को लिंडर और पिक्टन ने स्थापित किया था। कोलाइड तंत्र इस आवेश की उपस्थिति के कारण स्थायी होते हैं। इस प्रकार आवेश की उद्गम की समस्या की जो है बहुत ही वाइड एप्लीकेबिलिटी है और इसके संबंध में दो तरह के सिद्धांत हैं। एक है पुराने सिद्धांत कि किस तरह से इन पर आवेश का उद्गम हुआ और दूसरे हैं हमारे आधुनिक सिद्धांत। पहले हम पुराने सिद्धांतों की बात करते हैं। प्राचीन अवधारणा में सबसे पहले है चार्ज ड्यू टू आयंस या आयन के कारण आवेश। इसे विद्युत अपघट्य कोलाइड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे सोडियम पामिटेट, फेरिक हाइड्रोक्साइड आदि। यदि इस धारणा के अनुसार उपरोक्त कोलाइड आयनों में विघटित होते हैं तथा आवेश आयनिक प्रकृति का होता है, परंतु यह धारणा विद्युत अनअपघट्य कोलाइड के ऊपर लागू नहीं होती है, इसलिए ये पुरानी धारणा है और इसका उपयोग कम हो गया। दूसरी जो पुरानी थ्योरी है वो है डिसोसिएशन ऑफ डिस्पर्सन मीडियम या परिक्षेपण माध्यम के वियोजन से। इसको हार्डी ने प्रतिपादित किया था और हार्डी ने बताया कि परिक्षेपण माध्यम के वियोजन से आयन बनते हैं जो कि कोलाइड कणों के द्वारा अधिशोषित होते हैं। यह सिद्धांत अनआयनी परिक्षेपण माध्यम के प्रकरण में विफल हो जाता है, जैसे कार्बनिक विलायकों के लिए। तीसरा जो सिद्धांत है वो है वैद्युत अपघट्य के एसोसिएशन से, यह वैद्युत अपघट्य के सहचार्य से। इसमें ये माना जाता है कि विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा में कोलाइड तंत्र के साथ संयोजित होती है मात्रा और इसीलिए ये चार्ज को प्रदर्शित करते हैं। अब हम आधुनिक सिद्धांतों की बात करते हैं। आधुनिक सिद्धांत में पहला सिद्धांत है आयनों के प्राथमिकता से अधिशोषण का या प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, कि जो कोलाइड है उनके ऊपर कौन से आयन का अधिशोषण प्रायोरिटी से होता है या प्राथमिकता के आधार पर होता है। तो इसके लिए हम उदाहरण देते हैं कि जैसे गोल्ड कोलाइड को जब हम ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा बनाते हैं तो यह उस स्थिति में सबसे ज़्यादा स्थायी होता है जबकि जल जो आप सॉल्वेंट के रूप में ले रहे हैं उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स पर क्षार की मिनिमम क्वांटिटी में उसको डुबोकर रखा जाता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर ऋणात्मक OH आयन कोलाइड स्वर्ण कणों के द्वारा अधिशोषित होते हैं। एक और एग्जाम्पल है इस कॉन्सेप्ट का या मॉडर्न व्यूज़ में आयनों के प्राथमिकता के आधार पर अधिशोषण का। यदि AgNO3 या सिल्वर नाइट्रेट के तनु विलयन को Ki की अधिकता में मिलाया जाता है तो ऋणात्मक AgI सॉल्व बनता है, परंतु वही Ki को तनु AgNO3 की अत्यधिक मात्रा में मिलाया जाए तो AgI का धनावेशित सॉल्व बनता है। अर्थात कोलाइड के ऊपर कौन से आयन का अधिशोषण हो रहा है उसके आधार पर आवेश की निर्धारण हो जाता है। दूसरा और महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो कि आधुनिक और व्यवस्थित सिद्धांत जिसको हम कह सकते हैं वह है आपका थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर या वैद्युत द्विक सतह का सिद्धांत। सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत वैद्युत द्विक सतह का सिद्धांत है। इसे सर्वप्रथम 1879 में हेल्महोल्ट्ज़ ने कोलाइडों के वैद्युत गुणों की व्याख्या करने के लिए दिया था। इसे गुए ने 1909 में बताया और फिर इसे इम्प्रूव करके हेल्महोल्ट्ज़ ने 1924 में इसे पूरी तरह से व्यवस्थित करके इसको प्रतिपादित किया। यदि हम इसको देखते हैं तो आपको जैसे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रही है, ठोस पदार्थ की अवस्था दिखाई दे रही है।
कुछ वैज्ञानिकों ने इसमें कुछ संशोधन किया। तो कुल मिला के आपको जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल आधुनिक अवधारणा के अनुसार है। तो जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसे पृथक करने वाले पृष्ठ पर आयनों की एक सतह निर्मित हो जाती है। डबल लेयर या द्विक सतह का एक भाग ठोस पदार्थों के पृष्ठ पर स्थित होता है, जिसे द्विक सतह का स्थिर भाग नाम दे दिया जाता है। एक स्टेबल लेयर होती है, जैसे ठोस पदार्थ है उसके ऊपर एक स्टेबल लेयर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है। तो जो स्टेबल लेयर है उस पे कौन सा चार्ज है? धनावेश जैसे मान लो है। तो उसके पास वाली जो लेबाइल लेयर होगी उस पर ऋणावेश होगा और उससे अगली लेयर पर धनावेश होगा। तो इसमें जो स्टेबल लेयर है उसमें धनावेशित अथवा ऋणावेशित आयन उपस्थित होते हैं। द्विक लेयर के दूसरे भाग में आयनों की एक गतिशील परत होती है। इस परत में दोनों प्रकार के आवेशों के आयन उपस्थित होते हैं, जिनका कुल आवेश द्विक स्तर के स्थिर भाग के आवेश के बराबर एवं उसके विपरीत चिन्ह वाला होता है। आवेशों की इस अवस्था को आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। पहले डायग्राम में ठोस पदार्थ है, उस पर पॉजिटिव लेयर है और उसके बाद एक लाइन बना दी। जो एक लाइन बनाई है वो उन दोनों के बीच में जो एक पॉजिटिव चार्ज की लाइन है वो है स्टेबल लेयर और दूसरी है मोबाइल लेयर। मोबाइल लेयर में जब यहाँ पर स्टेबल लेयर पॉजिटिवली चार्ज है पहले डायग्राम में, तो मोबाइल लेयर नेगेटिव चार्ज होगी, फिर उससे अगला पॉजिटिव, फिर उससे अगला नेगेटिव। यदि ठोस के बाद जो स्टेबल लेयर है वो नेगेटिव चार्ज होगी तो उससे अगली लेयर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगी। तो इस तरह से इसको बताया जाता है। गुए ने 1909 में हेल्महोल्ट्ज़ के द्वारा प्रस्तावित वैद्युत द्विक स्तर के स्थान पर एक विस्तृत द्विक स्तर बताई, जिसे बाद में दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इसको माना और स्टर्न नामक वैज्ञानिक ने 1924 में बताया कि न तो हेल्महोल्ट्ज़ द्वारा जो सिद्धांत है वो और न ही गुए द्वारा प्रतिपादित विस्तृत द्विक सतह सिद्धांत पूर्ण है। अतः जो लेटेस्ट सिद्धांत है वो दोनों बिंदुओं को मिलाकर बताया गया और उसके अनुसार द्विक सतह दो भागों में होती है। पहला भाग जिसकी मोटाई एक आयन जितनी होती है और ये ठोस सतह पर ही फिक्स्ड रहता है, और दूसरी सतह में यहाँ पर जो फिक्स्ड सतह है उसमें पोटेंशियल बहुत फास्ट या पोटेंशियल ग्रेडियंट का मान जो है वो बड़ी तेजी से गिरता है। दूसरा भाग द्रव अवस्था या थर्मल एजिटेशन कणों की मुक्त कणों की होती है, परंतु धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों का वितरण इसमें यूनिफॉर्म नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर जो सतह के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है उसके कारण विपरीत आवेश वाले कणों का सेलेक्टिव अट्रैक्शन होता है और इस कारण जो लिक्विड सिस्टम है उसमें विभव धीरे धीरे घटता है। तो डायग्राम में आप देखिए, पहले ए से बी तक जब हम डायग्राम में आ रहे हैं तो यहाँ पर विभव तेजी से घटता है और बी के बाद बी से सी में जब जा रहे हैं, नीचे वाले डायग्राम आपको देखने हैं, इसके अंदर जो है वो विभव धीरे धीरे घटता है या बढ़ता है। ठीक है, तो इस कारण से जो पहली यदि विभव जहाँ तेजी से बढ़ रहा है उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ठोस लेयर है, और जहाँ पर विभव तेजी से कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है वो क्या है, लिक्विड लेयर है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके अंदर बी और सी के बीच में जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का परिवर्तन है वो धीमे धीमे होता है और ए प्रावस्था ठोस के विभव को तथा सी द्रव प्रावस्था के विभव को बताती है। तो इस तरह से जो पोटेंशियल का अंतर होता है उसे हम पोटेंशियल ग्रेडियंट, और उस पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम क्या कहते हैं, जीटा पोटेंशियल कहते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल के नाम से भी जाने जाते हैं। यही सिद्धांत कोलाइडल सिस्टम पर लागू होता है और ये कोलाइड कणों के द्वारा वरीयता के क्रम में अधिशोषित होता है। कुछ परिक्षिप्त अवस्थाओं के जीटा पोटेंशियल का मान नेगेटिव होता है और कुछ का पॉजिटिव भी हो सकता है। तो कुछ परिक्षिप्त अवस्थाओं के जीटा पोटेंशियल के मान मैं आपको बताती हूँ। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड का स्क्रीन पर भी आपको लिखा दिखाई दे रहा है।
-0.3032 है, सिल्वर के लिए -0.034 है और गोल्ड के लिए -0.58 है। तो इस तरह से ये जो लेटेस्ट थ्योरी है जीटा पोटेंशियल की, उसके बारे में आपको बताया। इसके बारे में गणना और डिटेल में आप अपनी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। धन्यवाद।